उसके बाद फिर स्पूनर आया, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम तो आए ही। हाँ जी। कनिंघम महोदय का भी बहुत बड़ा रोल है। और वो चीनी यात्रियों के आधार पर जी पूरे भारत के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ये कलेक्शन किया है, जिसमें वैशाली का भी नाम है। और वैशाली के बारे में ये बताया जाता है कि ये गौतम बुद्ध के ज़माने के पहले ये यहाँ राजतंत्र था। इस राजतंत्र के बारे में हमें बौद्ध साहित्य में भी मिलता है जानकारी, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। ब्राह्मण साहित्य में 7 ऐसे पुराण हैं जिस पुराण में वैशाली के बारे में वर्णन है। महाकाव्य में भी वैशाली के बारे में वर्णन है। वैशाली के नाम के बारे में बहुत सारा उसमें बताई गई महाभारत के अनुसार है कि यहाँ विशाल नदी बहा करती थी, जिसको सदा नीरा भी कह सकते हैं। और उसी विशाल नदी के नाम पर ये वैशाली नाम दिया गया। दूसरा तर्क दिया जाता है कि एक विशाल राजा हुआ करते थे, वो विशाल राजा के द्वारा वैशाली को एक नवीकरण किया गया। विशाल राजा के पहले जितना भी राजा हुए वो उतना विकास नहीं किए जितना विशाल राजा के द्वारा किया गया था। इसीलिए उन्होंने एक नए नगर की स्थापना किया और उसी नगर का नाम वैशाली दिया गया। तीसरा तर्क ये है कि समय समय पर इस क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया गया था, बड़ा किया गया था, जिसके कारण ये विशाल बना और उसी विशाल के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। तो जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि वैशाली प्राचीनतम नगरों में एक नगर है। जैसा कि आप अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात करते हैं, तो उस 16 महाजनपद में वैशाली का भी नाम आता है। 10 गणराज्य की बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 10 गणराज्य था, उस 10 गणराज्य में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य ये लिच्छवी गणराज्य, वैशाली की लिच्छवी गणराज्य। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के लिए 2 महत्वपूर्ण बात है। एक बात यह कि उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र गणतंत्र है ना, दोनों चल रहा था। तो गणतंत्र में सबसे शक्तिशाली वैशाली और राजतंत्र में सबसे शक्तिशाली मगध। और मगध और वैशाली के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहा। जैसा कि आप रास्ता में बता रहे थे कि किस तरह से मगध वैशाली पर जीत अर्जित करेगा, माने कैसे विजय पाएगा। तो इसके लिए गौतम बुद्ध से तरीका सीखे थे, तो उस तरीका को अपनाकर वर्षकार यहाँ आया और यहाँ फूट डालो और शासन करने का नियम, यहाँ के लोगों को भड़काने में वर्षकार सफल हुआ। वर्षकार के बारे में बताया जाता है कि जब यहाँ वैशाली में आया तो यहाँ देखा कि नगर वधु आम्रपाली, तो अपने यहाँ जाकर के ये बताया कि जिस तरह से वैशाली में नगर वधु है, उसी तरह से मगध में भी एक नगर वधु का चयन होना चाहिए। उसी के आधार पर वैशाली में भी, ये मगध में भी नगर वधु का चयन किया गया, जिसका नाम रखा गया शालवती। अच्छा। उसी शालवती से एक पुत्र जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम था जीवक। वही जीवक आपके गौतम बुद्ध के डॉक्टर भी बने। और वैशाली और मगध में हमेशा क्या रहा है, संघर्ष चलते रहा है। और लंबे संघर्ष के बाद वैशाली को वो जीत पाया। वैशाली का जो ऐतिहासिकता है कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि इसके ये पश्चिम में सदा नीरा नाम के गंडक
नदी बहती है। उस गंडक का बहुत बड़ा महत्व है, हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इस नदी के चलते ये वैशाली का विकास हुआ। और ऐसे भी नदी का महत्व प्रारंभ से आज तक रहा है। भले ही इस 21वीं शताब्दी में भौतिकवादी युग में नदी के महत्व को हम लोग कम करके उस पर पुल बना रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का देन है। तो नदी का महत्व रहा है। इस वैशाली नगरी में कई ऐसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें गंडक नदी का नाम आता है, उसके बाद गंगा का नाम आता है, बया नदी का नाम आता है, घाघरा का नाम आता है, नून नदी का नाम आता है। तो इन सब नदी के चलते ही इसका विकास होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना ये वैशाली में हुई थी। 785 ईसा पूर्व में गणतंत्र की स्थापना यहाँ हुई थी, जैसा कि प्रोफेसर योगेंद्र मिश्रा जी भी अपने किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली में जिक्र किया है। प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद भी अपनी पुस्तक द ग्लोरी दैट वाज वैशाली में किया है। इस तरह से अभिनंदन ग्रंथ में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वैशाली का जो राजनीतिक महत्व है वो प्राचीन काल से रहा है। और आज अगर आधुनिक दृष्टिकोण से वैशाली को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो वैशाली एक प्रखंड के रूप में है, वैशाली एक पंचायत के रूप में है, वैशाली एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में है, वैशाली एक लोकसभा क्षेत्र के रूप में भी है। इस तरह से इसका अभी भी राजनीतिक महत्व है। अब आइए, भौगोलिक महत्व समझ गए, राजनीतिक महत्व समझ गए, अब इसका धार्मिक महत्व क्या है जी? धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ दो ऐसे महापुरुष का नाम लिया जाता है जो पूरे दुनिया को प्रभावित किया। पहला नाम है महावीर का और दूसरा नाम है गौतम बुद्ध का। अगर महावीर का जन्म भूमि है तो गौतम बुद्ध का कर्म भूमि है। दूसरी बात, यहाँ के व्यक्तित्व है आम्रपाली जी। आम्रपाली भी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने न केवल अपने को गौरव बढ़ाई बल्कि वैशाली को भी गौरव बढ़ाई। क्योंकि जब वो बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद शादी उदी की बात हुई तो बहुत सुंदर थी, इसलिए इसको नगर वधू के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इनके पिताजी जब उदास थे तो पिताजी ने कहा कि बेटी हम तो चाह रहे थे कि अपने इच्छा से शादी करें, लेकिन यहाँ का नियम है कि जो सुंदर लड़की होती है उसको नगर वधू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? तो आम्रपाली बोली कि पिताजी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास कुछ शर्त है, उस शर्त को अगर पूरा करेगा तो हम नगर वधू बनने के लिए तैयार है। जाकर के राजकुमार को कह दो। जब राजकुमार यहाँ वैशाली ये गणतंत्र के राजकुमारों के बीच बात रखी गई तो बात को स्वीकार कर लिया गया। तो आम्रपाली से पूछा गया कि बोलो तुम्हारा शर्त क्या है? तो आम्रपाली ने नगर वधू बनने के लिए पहला शर्त यह रखी थी कि वैशाली का जो सबसे अच्छा जगह है उस जगह पर मेरा निवास स्थान होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हमारे घर में कोई प्रवेश करता है तो 7 दिन तक कोई वारंट इस पर नहीं होगा। 7 दिन तक मेरा कोई उस पर वारंट जारी नहीं होगा, 7 दिन के बाद ही होगा। तीसरा उन्होंने शर्त रखा आम्रपाली कि कौन आता है कौन जाता है उसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए। कौन आता है कौन जाता है उसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये इन सब शर्तों को वो मान लिया और फिर कहे कि हम जिसके साथ मैंने ये करेंगे वही आ सकता है, सब नहीं आ सकता। उसके बाद नगर वधू बन जाती है। नगर वधू बनने के बाद काफ़ी भीड़ होने लगी तो फिर एक नया नियम बताए कि एक हमारे इस दीवार पर एक पेंटिंग किया जाए और उस पेंटिंग के आधार पर जिसको हम चूज करेंगे वही हमारे साथ ये आएगा। तो उसी तरह से एक मगध सम्राट बिंबिसार के साथ
है ना। ये होता है, बिंबिसार का चित्र बनता है, फिर बिंबिसार आते हैं। तो चूंकि बिंबिसार और वैशाली के बीच दुश्मनी थी, तो जैसे ही बिंबिसार का आगमन होता है तो घंटी बज जाती है कि खतरे की घंटी बज गई कि दुश्मन आ गया। तो आम्रपाली कहेगी घबराने की बात नहीं है, 7 दिन तक हमारे यहाँ होगा ही नहीं। अब उसी तरह से हुआ, तो ये आम्रपाली का भी नाम वैशाली के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपका धार्मिक महत्व है। उसके बाद सांस्कृतिक महत्व क्या है कि ये शुरू से एक बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर था। अच्छा। जब आप देखिएगा आर्थिक दृष्टिकोण से और प्राचीन काल में नगरों की सूची अगर देखिएगा तो उसमें जिस तरह से बनारस का नाम आता है, उज्जैन का नाम आता है, प्रयाग का नाम आता है, गंधार का, ये क्या कहते, तक्षशिला का, उसी तरह के नगरों में वैशाली का भी नाम आता है। वैशाली प्राचीन काल का एक व्यापारिक सेंटर था। यहाँ खेती बाड़ी तो होती ही थी, पशुपालन भी किया करते थे। और बताया जाता है कि चूँकि यहाँ वैश्य लोग अधिक रहते थे, इसलिए वैश्य के नाम पर भी वैशाली पड़ा। तो इसका महत्व केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, हर दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध अपना घर त्याग करके जब इधर आ रहे थे, तो यहाँ ही एक ऐसे गुरु से मुलाकात हुई जिस गुरु के द्वारा उनको कुछ शिक्षा प्राप्त हुई, जिसका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए और ये यहाँ ही शिक्षा मिली थी। तो हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जो कर्म भूमि है, इसके लिए भी वैशाली का महत्व आप समझ सकते हैं। और वैशाली की बात को एक दिन में, 2 दिन में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये अनंत है। वैशाली एक दर्शन है, वैशाली एक संस्कृति है, वैशाली एक सभ्यता है, वैशाली एक शान है, वैशाली एक गौरव है। वैशाली का गौरव इतना है कि जब आप वर्तमान में बाघा बॉर्डर पर जाइएगा तो एक बोर्ड लिखा हुआ है। क्या बोर्ड लिखा हुआ है कि गणतंत्र की भूमि भारत में आपका स्वागत है। है वैशाली यहाँ और वहाँ, इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है, गौरव गाथा जा रहा है, गाथा कहा जा रहा है। तो वैशाली का जो गौरव है, वैशाली का जो शान है, वैशाली का जो इतिहास है, वैशाली की जो संस्कृति है, वाकई में पूरी दुनिया में अनोखा है, अनमोल है और ऐतिहासिक है, जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन समय समय पर राजनेताओं के कमी के कारण इसके इतिहास को, इसके संस्कृति को, इसके विरासत को नहीं बचा सकते। जब हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिन पहले गणतंत्र की स्थापना यहाँ हो चुकी है। और पूरी दुनिया में गणतंत्र की जब बात आती है तो वैशाली का नाम आता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण भूमि को लोग क्या कहते हैं, पुनर्रचना नहीं कर सका विरासत को। ये हमारे लिए दुख की बात है। हमारे अनुसार ये होना चाहिए कि गणतंत्र के दिवस पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ झंडा तोलन होना चाहिए, तब जाकर के वैशाली की गरिमा को फिर से पुनर्जागरण किया जा सकता है। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वाकई में अपने गरिमा को वाकई में उजागर करना चाहते हैं, शीर्षस्थ पर लाना चाहते हैं, तो वैशाली जैसे महत्वपूर्ण पूरा स्थलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जो वैशाली का जो प्रारूप था उस प्रारूप को फिर से स्थापित किया जाए, ताकि फिर से वैशाली के माध्यम से भारत का नाम और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा वैशाली का ये व्याख्या है, आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस अनूप को भी कि पूरा एकदम ये कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। आपका भी धन्यवाद कि आप हम समझ रहे हैं कि बहुत आनंद आया होगा। और वैशाली संजोग से कि मेरा वैशाली पर प्रोजेक्ट ही है जी। और मैं 2011 में जब पहली बार इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में गए थे सेमिनार में, तो टॉपिक मेरा वैशाली ही था।
क्या बात। संयोग से 2017 में मैं पीडीएफ के लिए एक प्रोजेक्ट दिया, वो वैशाली पर ही था और उस पीडीएफ का विषय था वैशाली जिला के ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन। क्या बात। तो हमसे भी वैशाली बहुत जुड़ा हुआ है। वैशाली में मेरा जन्मभूमि है, गौरव की बात है और आप लोग हम लोग एक साथ घूम रहे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा। फिर हम लोग पुष्करनी नदी के पास चलते हैं जहाँ राजाभिषेक होता था, तो वहाँ के पानी से राजा को पवित्र किया जाता था जैसा कि बताया गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वैशाली के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण है और विदेशी यात्रा विवरण के द्वारा छोड़ा गया भी प्रमाण है। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने इतनी चलिए, महत्वपूर्ण बहुत धन्यवाद।